हाय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। और एक नई ऊर्जा, नई उत्साह, नए उमंग के साथ हम लोग दरोगा मेंस का मैं एक सीरीज लेके आया हूं जिसमें मैं लगभग 17-18 वीडियो अपलोड करूंगा। और ये साइंस के प्रश्न जितने भी आएंगे सभी इन्हीं टॉपिक्स के अंतर्गत कवर करने का प्रयास मैंने किया है और ये बहुत बहुत उपयोगी हैं और आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ पर हम लोग बारीकी से एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वो हमारा साइंस है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा साइंस का टॉपिक लेके मैं आया हूँ और साइंस में ये मैं जो लेके आया हूँ वो हमारा क्या है, लाइट है। ध्यान दीजिएगा, ये लाइट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कौन सा टॉपिक है, तो लाइट टॉपिक, ये वाला लाइट टॉपिक है। तो इसमें लाइट आपको पता होगा कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में लाइट से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और प्रकाश क्या है, कैसे क्या होता है, सबको मैं बारीकी से डिस्कस करूंगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। सबसे पहले प्रकाश क्या है, देखिए यहाँ पर प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। जब लाइट की बात करते हैं तो प्रकाश एक तरंग है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश क्या है, वेव है। जब वेव की बात करते हैं तो वेव के बारे में प्रकाश एक तरंग है। यह किसने बताया, यह हाइगेंस ने बताया था। ध्यान में रखिएगा, यह किसने बताया, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश एक तरंग है। और ध्यान में रखना है, प्रकाश कौन सा तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, तो ट्रांसवर्स वेव है। याद रखिएगा, ट्रांसवर्स वेव है। जब भी प्रकाश गमन करेगा, ध्यान में रखना है, जब भी प्रकाश आपका गमन करेगा तो यह श्रृंग और गर्त के रूप में, याद रखिएगा, क्रेस्ट और ट्रॉ के रूप में, क्रेस्ट और ट्रॉ के रूप में गमन करेगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक क्या है, तरंग है। और ठीक है, कौन सा तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और यह अनुप्रस्थ तरंग का गुण किसके द्वारा, आपको ध्यान में रखिएगा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में अगर अंतर की बात करते हैं तो यह ध्रुवन द्वारा अंतर किया जाता है। किसके द्वारा, ध्रुवन के द्वारा, यानी पोलराइजेशन के द्वारा यह पता चलता है कि प्रकाश आपको क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखना है कि अनुदैर्घ्य तरंग ध्रुवन के गुणों का पालन नहीं करता, पोलराइजेशन के गुण का पालन नहीं करता है। तो पहला कंसेप्ट क्या मैंने डिस्कस किया, मैंने डिस्कस किया कि प्रकाश एक तरंग है। यह किसने बताया, तो यह हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और ध्यान में रखना है कौन सा तरंग प्रकाश है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। और यह माध्यम में कैसे गमन करेगा, तो माध्यम में श्रृंग और गर्तों के रूप में गमन करता है, क्रेस्ट और ट्रॉ के रूप में गमन करता है। तो यह क्लियर आपको कंसेप्ट पता चल गया होगा कि प्रकाश है क्या। अब सेकेंड टॉपिक आ रहा है कि प्रकाश जो है कौन सा तरंग है, तो भाई प्रकाश हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश हमारा कौन सा तरंग है, तो प्रकाश हमारा तरंग है कौन सा है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखिए कैसे कहेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और कौन कौन सा गुण है जो विद्युत चुंबकीय तरंग गुण को प्रदर्शित करता है प्रकाश का, ध्यान देना है आपको। यहां देखिए जरा मेरी बात को समझिएगा कि प्रकाश, हमने बताया आपको कि प्रकाश जो है आपको क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखिए इसके बारे में बताया मैक्सवेल ने। ध्यान में रखना है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने बताया, तो यह मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और ध्यान में रखना है कि यदि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलन कराते हैं, यानी व्हेन एनी चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑसिलेट्स इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then it produced a wave which is known as electromagnetic wave। ये विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाएगा। तो ध्यान में रखना है कि प्रकाश कौन सा तरंग है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कौन सा तरंग है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये किसने बताया, तो मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया। और ये भी ध्यान में मैंने बताया आपको कि प्रकाश को कैसे उत्पन्न होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है यदि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलन कराएंगे तो यह एक तरंग उत्सर्जित करता है और यह तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा, ध्यान दीजिएगा, तरंग संचरण की दिशा, ये तीनों चीज एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत होता है। याद रखना है कि तरंग संचरण की दिशा, ऑल आर, ठीक है, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। याद रखना है आपको कि विद्युत चुंबकीय तरंग में जिस तरंग का तरंग दैर्घ्य, ठीक है, आपको
390 नैनोमीटर या कभी कभी आपको रहेगा अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर और ठीक है 780 नैनोमीटर के बीच में हो, तो वह क्या करता है कि हम वस्तुओं से परावर्तन के बाद आंखों के रेटिना के ऊपर उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण आपका दृश्य प्रभाव उत्पन्न होता है। तो मैंने क्लियर कर दिया कि प्रकाश तरंग है और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ध्यान में रखना है कि प्रकाश का जो दृश्य प्रभाव है वो किसके द्वारा उत्पन्न होगा, तो केवल विद्युत क्षेत्रीय गुण है। प्रकाश का दृश्य प्रभाव कौन सा गुण है, तो विद्युत क्षेत्रीय गुण है। ध्यान में रखना है इसको। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय गुण वह विद्युत क्षेत्रीय गुण है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। अब क्वेश्चन ये है कि दूसरा जो पॉइंट है आपका, तीसरा वाला जो पॉइंट है कि प्रकाश का द्वैत व्यवहार होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का कौन सा व्यवहार है, तो प्रकाश का द्वैत व्यवहार है। तो द्वैत व्यवहार क्या होता है, तो प्रकाश कण एवं तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। और ये सबसे पहले बताया था किसने, तो ये बताया डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ध्यान में रखना है कि प्रकाश का कौन सा व्यवहार, तो प्रकाश का द्वैत व्यवहार, द्वैत व्यवहार है, यानी ठीक है ड्यूअल नेचर की भांति व्यवहार करता है ये प्रकाश का ड्यूअल नेचर। तो मैंने बताया आपको कि ये डी ब्रोगली ने बताया था। किसने बताया, तो डी ब्रोगली ने बताया था, ब्रोगली ने बताया था। अब देखिए, कण और तरंग दोनों गुण होता है। प्रकाश का कौन सा गुण होता है, कण की भी भांति व्यवहार करेगा और तरंग की भांति भी व्यवहार करेगा। जहां पर कण की भांति व्यवहार करेगा वहां तरंग गुण क्या होगा, आपको खत्म हो जाएगा, और जहां कण की भांति व्यवहार करेगा वहां तरंग गुण खत्म हो जाएगा। यानी कण की भांति व्यवहार किया तो तरंग गुण खत्म, तरंग की भांति व्यवहार किया तो कण गुण खत्म हो जाएगा। यानी कि एक समय में प्रकाश द्वारा केवल एक गुण का प्रदर्शन होगा, और इसी तरंग गुण और कण गुण के कारण ही प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है, और इसका वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये मैक्सिमम स्पीड है। और ये भी ध्यान में रखना है कि प्रकाश के वेग को जब हम व्यक्त करते हैं तो c बराबर क्या होता है, 1/√μ0 × ε0 होता है। जहां देखिए ε0 जो है यह निर्वात का परावैद्युतांक है, और ठीक है आपको ये जो है चुंबकीय गुण है, μ0 जो है ये चुंबकीय गुण है। दोनों को जब हम ये करते हैं मल्टीप्लिकेशन करके निकालते हैं तो इसका वैल्यू निकल जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश द्वैत व्यवहार करता है, ये बताया किसने, डी ब्रोगली ने। और मैंने बताया आपको कि जहां कण गुण होगा वहां तरंग गुण समाप्त, जहां तरंग गुण होगा वहां कण गुण समाप्त, यानी प्रकाश का ड्यूअल नेचर होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि चौथा जो आपका पॉइंट है प्रकाश का दृश्य प्रभाव। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि देखिए किसी वस्तु से ठीक है परावर्तन के बाद हमारे आंखों के रेटिना के ऊपर उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिससे देखने की अनुभूति होती है। इसे ही विजुअल इफेक्ट कहा जाता है। और ये गुण जो है मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था, ये गुण प्रकाश के विद्युत क्षेत्रीय गुण के कारण उत्पन्न होता है। तो ध्यान में रखना है। और ये दृश्य प्रभाव, और ये बताया था न्यूटन साहब ने बताया कि देखिए प्रकाश जो है उसमें क्या होता है, विजुअल इफेक्ट होता है। और बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश के किस गुण के कारण ठीक है प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो याद रखना है कि प्रकाश परावर्तन के बाद आंखों के रेटिना के ऊपर उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। और ये कौन बनाएगा, तो नेत्र लेंस बनाता है। नेत्र लेंस किस विधि पर कार्य करता है, तो अपवर्तन की विधि पर कार्य करता है। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखना है कि आपको दिखाई देगा परावर्तन के कारण, लेकिन ठीक है नेत्र पर प्रतिबिंब किसके द्वारा बनेगा, तो अपवर्तन के द्वारा बनेगा। तो दोनों ध्यान में रखना है कि प्रकाश जो है वापस टकरा के आएगी और नेत्र के लेंस के पास पहुंचेगी, वहां अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद आपके रेटिना के ऊपर उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान में रखना है। अब देखिए ठीक है आपका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश जो है ऑलवेज मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन ये आता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन क्यों करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में इसलिए गमन करता है कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों से बना होता है, और ये पैकेट जो है फोटोन कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों से बना होता है, और इस पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, फोटोन कहते हैं। और ये बताया था फोटोन का जो सिद्धांत है वो दिया था आपको, आइंस्टीन ने दिया था कि प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेट का, छोटे छोटे बंडल का बना होता है, जिसके कारण वह सीधी रेखा में गमन करेगा। लेकिन प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है ये बताया था न्यूटन ने। किसने बताया, न्यूटन ने बताया था। ध्यान में रखना है
कि प्रकाश इसलिए सीधी रेखा में गमन करता है कि वह फोटोन का बना होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यह न्यूटन के द्वारा ठीक है प्रूव्ड किया गया था। और प्रकाश का सीधी रेखा में जो गमन होता है, ध्यान में रखिएगा, प्रकाश का जो सीधी रेखा में गमन होता है यह ठीक है, यह प्रकाश का सीधी रेखा में जो गमन होता है इसके द्वारा आपको छाया और प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ध्यान में रखिएगा, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन के द्वारा हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब और छाया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, तो प्रतिबिंब और छाया बनता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि प्रकाश आपको सीधी रेखा में गमन करता है, इसके द्वारा हमारा क्या बनता है, तो हमारा बनेगा प्रतिबिंब और छाया। यह प्रूव्ड करता है कि प्रकाश जो हमारा सीधी रेखा में गमन करता है। बार बार क्वेश्चन आएगा कि प्रतिबिंब का निर्माण और छाया का निर्माण क्या प्रूव्ड करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यह प्रूव्ड करता है। और जब भी प्रकाश की बात आती है तो दृश्य प्रकाश की बात हम लोग करेंगे। और दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 400 नैनोमीटर से लेकर के आपको 780 नैनोमीटर के बीच होता है। याद रखना है, 400 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर। और ये देखिए, ये क्या होगा, भी से शुरू होगा और रेड पर खत्म होगा, VIBGYOR, क्योंकि प्रकाश जो हमारा है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का मिश्रण होगा, 7 रंगों का मिश्रण होगा। और ये बताया था न्यूटन ने। किसने बताया, न्यूटन ने बताया था। अब देखिए, प्रकाश में कणगुण भी पाया जाता है। कणगुण, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि प्रकाश द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। और जब भी कणगुण की बात आती है तो ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा गुण जो है हमारा कणगुण होगा। तो ये भी क्लियर कर देता हूं मैं कि प्रकाश का केवल 2 गुण जो है वह कणगुण होता है। पहला प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा गुण है कॉम्पटन प्रभाव। ध्यान देना है आपको कि प्रकाश के कौन कौन से गुण जो है वो कण गुण होंगे। तो प्रकाश का कण गुण, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का कण गुण, यहां देखना है, प्रकाश का कण गुण, कौन कौन सा गुण प्रकाश का कण गुण होगा। तो 2 ही गुण मैंने बताया। पहला गुण बताया प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव पहला चीज हो गया। दूसरा चीज है कि कॉम्पटन प्रभाव। कौन सा प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव। तो ये दोनों प्रभाव जो है वो कौन सा गुण है, तो आपको ठीक है दोनों गुण जो है कण गुण है। याद रखना है कि कण गुण है, यानी ठीक है यह ठीक है पार्टिकल नेचर के गुण को प्रदर्शित करता है। कौन कौन गुण, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, तो ध्यान में रखना है कि जब धातु के ठीक है प्लेट पर निश्चित ऊर्जा की किरणें गिरती है तो वह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगता है। इसी गुण को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। when ठीक है some energy in the form of light incident on metal surface, then it emits electron. This phenomenon is known as photoelectric effect. और ये बताया था किसने, तो सबसे पहले हर्ज ने बताया था। ध्यान में रखना है आपको, किसने बताया, हर्ज ने बताया था। और ठीक है इस गुण को सिद्ध किया था किसने, तो इस गुण को सिद्ध किया था आइंस्टीन ने। किसने सिद्ध किया, आइंस्टीन ने सिद्ध किया था। तो मैं क्या बता रहा हूं कि धातु के प्लेट पर जब निश्चित ऊर्जा की किरणें गिरती है तो वह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगता है। इस गुण को हम लोग कहते हैं क्या, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब देखिए दूसरा गुण जो है वो कॉम्पटन प्रभाव है। ये कौन सा प्रभाव होता है, तो कॉम्पटन प्रभाव क्या होगा कि धातु का ठीक है प्लेट पर जब निश्चित एक्सरे की किरणें गुजारेंगे तो किसी क्रिस्टल पर अगर निश्चित एक्सरे की किरणें गुजारते हैं तो वह ठीक है क्रिस्टल क्या करेगा, कुछ कोण से आपके एक्स किरणों को मोड़ देता है। इसी गुण को हम लोग कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। तो प्रकाश के 2 कण गुण कौन कौन, प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव। अब देखिए प्रकाश का नेक्स्ट जो गुण है वह तरंग गुण है। कौन सा गुण है, तरंग गुण है। ये तरंग गुण क्या होता है प्रकाश का, तो उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तरंग गुण आपको प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, ठीक है एक, दूसरा परावर्तन, तीसरा अपवर्तन, चौथा वर्ण विक्षेपन, 5वां आपको ध्रुवन। याद रखना है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ध्रुवन गुण जो है वह केवल अनुप्रस्थ तरंग के द्वारा पालन किया जाता है। देखिए तरंग गुण में मैंने क्या क्या बताया आपको। पहला गुण बताया कौन, परावर्तन। याद रखिएगा परावर्तन। दूसरा गुण मैंने बताया अपवर्तन। कौन सा बताया, अपवर्तन बनाया। तीसरा गुण मैंने क्या बताया कि ठीक है सीधी रेखा में गमन। कौन सा गमन, सीधी रेखा में गमन। याद रखिएगा सीधी रेखा में गमन। चौथा नंबर मैंने क्या बताया कि देखिए कि विवर्तन। विवर्तन का मतलब क्या होता है, डिफ्रैक्शन। क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा। और उसके बाद मैंने क्या बताया, वर्ण विक्षेपन बताया। सबको मैं डिस्कस कर रहा हूं थोड़ी देर में। तो वर्ण विक्षेपन फिर मैंने बताया आपको। देखिए ठीक है 5वां गुण मैंने क्या बताया, व्यतिकरण। कौन सा, व्यतिकरण। तो ये सारे गुण जो है वो तरंग गुण हैं। पहला गुण मैंने क्या बताया, परावर्तन। देखिए प्रकाश का किसी
ठीक है, सतह पर पड़कर, परावर्तक सतह पर पड़कर उसी माध्यम में लौट जाना, यह परावर्तन गुण होगा। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से मुड़ जाना, यह क्या कहलाएगा? अपवर्तन कहलाएगा। फिर देखिए, प्रकाश किसी अवरोध के किनारों से मुड़ जाता है, इसे विवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का सीधी रेखा में गमन मैंने बता दिया। अब देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंग में? 7 कलर्स में डिविजिबल हो जाएगा। प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होगा, तो यह गुण जो है वर्ण विक्षेपण होगा। और प्रकाश का के ऊर्जा का पुनः वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जो होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। तो ये सब गुण जो है कण गुण है। कौन कौन सा है बताया मैंने? तो पहला परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चौथा वर्ण विक्षेपण, पांचवा व्यतिकरण, छठा आपको ध्रुवन। ये सब गुण जो है प्रकाश का तरंग गुण है। तो ये डिस्कस मैंने कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए, प्रकाश का परावर्तन गुण क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन गुण क्या होता है, जरा उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं। देखिए, प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ेगा, ये देखिए पॉलिश्ड सतह है, ये परावर्तक सतह है। कौन सा सतह है? परावर्तक सतह है। तो प्रकाश की किरणें जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये देखिए वापस लौट गया। तो इस घटना को हम लोग परावर्तन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, क्या मैं बता रहा हूं कि प्रकाश जब किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, चला इस माध्यम में, ठीक है, जाना था उसको अलग माध्यम में लेकिन गया नहीं, इस परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एकदम क्लियर है कंसेप्ट, शायद समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ठीक है, ये जो है ठीक है, ये जो किरण है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो आपतित किरण। कौन सा किरण बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण बोलते हैं। और ये जो है आपको अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाता। और ये जो है आपको, ठीक है, परावर्तित किरण कहलाता। कौन सा किरण कहलाएगा? परावर्तित किरण कहलाएगा। तो ठीक है, प्रकाश में ध्यान में रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यह प्रॉपर्टी केवल तरंग गुण, कौन सा गुण है? ये तरंग गुण द्वारा पालन किया जाता है। कौन सा गुण के द्वारा? तरंग गुण के द्वारा। अब यहीं पर आता है परावर्तन के नियम। कौन सा नियम? परावर्तन के नियम। तो ध्यान दीजिएगा, परावर्तन का नियम क्या है? आपतित किरण 1, ठीक है, परावर्तित किरण 2, फिर देखिए ये अभिलंब 3, ये तीनों एक ही बिंदु तथा एक ही तल पर स्थित होंगे। ध्यान दीजिएगा, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण, कौन सा किरण? आपतित किरण। दूसरा कौन? परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में तथा एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा को क्या है? दूसरा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। यानी आपतन कोण बराबर क्या होता? परावर्तन कोण के होगा। ये 2, ठीक है, परावर्तन के प्रमुख नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में तथा एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो ये 2 नियम है, किसके? परावर्तन के नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब देखिए, हमारा है दर्पण। दर्पण क्या है? तो दर्पण सबसे पहली बात होती है कि यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। जब भी दर्पण की हम लोग बात करेंगे तो दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के, पहला प्रकार क्या होता है? तो समतल दर्पण होता है। ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण होगा। और दूसरा क्या होता है? तो गोलीय दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होगा? पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात पर, ठीक है। समतल दर्पण की बात जब भी हम लोग करेंगे तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा? समतल होगा। परावर्तक सतह क्या होगा? ये देखिए, परावर्तक सतह है, समतल है। दूसरा वाला जो सतह है उस पर हमने लेड का, पहला क्या? लेड का, या एल्युमिनियम क्लोराइड का, AlCl3 का, या ठीक है आपको सिल्वर का या मरकरी की परत चढ़ा देते हैं। तो या तो लेड की परत चढ़ा दीजिए, या एल्युमिनियम क्लोराइड की परत चढ़ा दीजिए, या सिल्वर की परत चढ़ा दीजिए, या ठीक है मरकरी की परत चढ़ा दीजिए। ये किसी में से एक की परत चढ़ा देते हैं, लेकिन दूसरा तल जो है वह परावर्तक सतह होता है। ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? तो समतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए आगे बात करेंगे फिर से समतल दर्पण पर। यह गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण आपको एक गोला का भाग होता है, और गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया, ये देखिए अवतल दर्पण है, और दूसरा जो होता है उत्तल दर्पण होता है। पहला कौन हो गया? अवतल दर्पण हो गया। दूसरा कौन हो गया? उत्तल दर्पण। यानी ठीक है दर्पण कितने प्रकार के? तो दर्पण 2 प्रकार के। पहला हो गया, ठीक है आपको कौन सा? तो
समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, दूसरा गोलीय दर्पण जिसका जो एक गोले का भाग होता है, किसका भाग होगा, एक गोले का भाग होगा। और फिर मैंने आपको बताया कि देखिए गोलीय दर्पण जो आपको है, गोलीय दर्पण ठीक है, वह दो प्रकार का होगा, पहला होगा अवतल दर्पण, दूसरा होगा उत्तल दर्पण। मैंने क्लियर करके आपको बताया कि देखिए जैसे ही अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होगा। कौन सा भाग होगा, धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होगा। और ठीक है, और उभरा हुआ भाग यदि परावर्तक सतह हो जाए तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पहला अवतल, अवतल मतलब कॉन्केव मिरर, और दूसरा उत्तल, उत्तल मतलब कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में ठीक है उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह, और ठीक है आपको अवतल दर्पण में धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अब बात आते हैं फोकस दूरी का। अब देखिए फोकस दूरी, ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह ठीक है आपको अनंत होता है। कितना होगा, अनंत होगा। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो जब भी समतल दर्पण की बात करेंगे तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है। ध्यान में रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, तो अनंत होती है। देखिए क्या होगा, यह समतल दर्पण है आपका, तो दो कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हमने बताया, अनंत। अगर बोलेगा पावर कितनी, तो जीरो, पावर कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, और ठीक है शक्ति क्या होता है, शून्य होता है। ध्यान में रखना चाहिए आपको। चलिए अवतल दर्पण की बात करेंगे तो हमेशा फोकस दूरी इसकी निगेटिव होती है। याद रखिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जब भी उत्तल दर्पण की बात करेंगे, ये देखिए ये आपका उत्तल दर्पण है, और इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ध्यान में रखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ये तीन बातें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं एपर्चर के विषय में। किसके विषय में, एपर्चर के विषय में बात कर रहे हैं। तो एपर्चर क्या होता है, द्वारक होता है। यानी समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के कुल परावर्तक सतह की लंबाई को हम द्वारक कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, एपर्चर कहते हैं। जब भी हम बात करेंगे समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कि उसके परावर्तक सतह का जो लंबाई होगा, याद रखना है, ये जो लंबाई है हमारा, उसे ही हम क्या कहते हैं, द्वारक कहा जाता है, एपर्चर कहा जाता है। तो क्लियर है आपको कि दर्पण क्या होता है, दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगा, और दर्पण मुख्य रूप से अगर हम इसके सिद्धांत की बात करेंगे तो यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह कितने प्रकार का होता है, तो यह दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा, तो दो प्रकार का होगा। पहला प्रकार क्या हो गया, तो समतल दर्पण। दूसरा प्रकार क्या हो गया, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और मैंने फोकस दूरी के विषय में बात की, तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो अवतल दर्पण का क्या होता है, निगेटिव होगा, हमेशा ध्यान में रखना है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा। जब भी समतल दर्पण की बात करेंगे तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होता है, और इसकी शक्ति क्या होगी, शून्य होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब का। क्या होता है कि यदि किसी वस्तु से चलती हुई प्रकाश की किरणें, ध्यान दीजिएगा, चलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर ठीक है मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसके कारण किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ध्यान में रखिएगा, क्या बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम दो प्रकाश की किरणों का होना आवश्यक है। यदि ठीक है आपको प्रतिबिंब जो है कन्वर्जेंट बीम यानी ठीक है अभिसारी किरण पुंजों के द्वारा बनता है, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि प्रतिबिंब जो है वह ठीक है आपको अपसारी किरण पुंजों के द्वारा बनता है तो वह आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट के द्वारा अगर प्रतिबिंब का निर्माण होगा तो वह प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और अगर डायवर्जेंट बीम ऑफ लाइट के द्वारा बनेगा प्रतिबिंब तो उसको क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। ध्यान में रखना है कि प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम दो प्रकाश की किरणों का होना आवश्यक है, तभी जाके प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और प्रतिबिंब यदि वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो तीन बातें। पहली बात क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब ठीक है आपको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट के द्वारा बनता है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा पर्दे पर उतारा जा सकता है। और ध्यान में रखनी चाहिए आपको, क्या रखनी चाहिए कि केवल अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ध्यान रखिएगा, केवल अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के द्वारा ही वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जब भी आभासी प्रतिबिंब की बात करेंगे तो ये सीधा होगा, याद रखना है, कैसा होगा, सीधा होगा, याद रखिए इसको, सीधा होगा। और दूसरी बात क्या कि यह जो है केवल समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, यानी सभी के द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और यह
दो किरणों के डायवर्जेंट बीम के द्वारा बनता है। याद रखना है कौन सा बिंब, तो डायवर्जेंट बिंब के द्वारा, अपसृत बिंब के द्वारा बनेगा, ध्यान में रखना है आपको इसको। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, इसे पर्दे पर हम उतार नहीं सकते, इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। तो दो बातें ध्यान में रखिए जो आपको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के द्वारा, केवल 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 उसी के द्वारा बनेगा। लेकिन आभासी प्रतिबिंब की बात करेंगे तो जितना भी चीज है सबके द्वारा बनेगा। कौन कौन के द्वारा, तो अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण, सभी के द्वारा कौन सा प्रतिबिंब का निर्माण होगा, तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये क्लियर है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी बात करते हैं छाया के विषय में। ठीक है, छाया क्या होता है, प्रतिछाया और उपछाया। छाया होता क्या है, सबसे पहले देखिए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करेगा तो इसके सीधी रेखा में अगर किसी अपारदर्शी वस्तु, यह देखिए अपारदर्शी वस्तु है, कौन सा वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है। अगर अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो सामने में एक काला क्षेत्र प्राप्त होता है, उस वस्तु के सामने एक काला क्षेत्र प्राप्त होगा, उसे ही छाया कहते हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि प्रकाश के छाया का निर्माण प्रकाश के सीधी रेखा में गमन का उदाहरण है। किस रेखा में, सीधी रेखा में गमन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो प्रकाश के सीधी रेखा में गमन का क्या है, ये उदाहरण है। और यहां पर दो वर्ड यूज किया है मैंने, प्रतिछाया यानी अम्ब्रा, और दूसरा है उपछाया मतलब पेनम्ब्रा। क्या होता है, पेनम्ब्रा होता है। ये दो वर्ड है, पेनम्ब्रा और ठीक है आपको अम्ब्रा की बात कर रहे हैं। यदि आपको ध्यान में रखिए कि यदि ठीक है अम्ब्रा और पेनम्ब्रा की बात कर रहे हैं, पेनम्ब्रा और अम्ब्रा की बात कर रहे हैं। यहां देखिए क्या है ये, ठीक है कि यदि आपको प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन कर रही है और पूर्ण काला क्षेत्र प्राप्त होता है, याद रखिएगा पूर्ण काला क्षेत्र, एकदम ब्लैक क्षेत्र प्राप्त होता है, कहीं भी थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं आ रहा है उसमें, तो ऐसे छाया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऐसे छाया को हम अम्ब्रा बोलेंगे। याद रखिएगा क्या बोलेंगे, अम्ब्रा बोलेंगे, यानी प्रतिछाया बोलेंगे। यदि आभासी रूप से प्रकाश की किरणें आएंगी और आंशिक रूप से छाया प्राप्त हो तो ऐसे छाया को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनम्ब्रा बोलते हैं, यानी उपछाया कहेंगे। ध्यान में रखिए कौन सा छाया बोलेंगे, उपछाया बोलेंगे। तो छाया कितने प्रकार के, दो प्रकार के। छाया किसका उदाहरण, प्रकाश के सीधी रेखा में गमन का उदाहरण। फिर क्या बोल रहा हूं मैं कि प्रकाश के सीधी रेखा में गमन की दिशा में अगर हम किसी वस्तु को रख देते हैं तो उस वस्तु के सामने काला क्षेत्र प्राप्त होता है, उसे ही छाया कहा जाता है। और छाया कितने प्रकार के होंगे, तो छाया दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक प्रतिछाया दूसरा उपछाया। एक उदाहरण लेते हैं यहां पर सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स का, यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का उदाहरण लेते हैं। ये देखिए ये हमारा सूर्य है, मान लेते हैं ये सूर्य हमारा है और उसके बीच में हमारा क्या आ गया, तो चंद्रमा आ गया। भाई जी ये चंद्रमा आ गया और ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। तो यहां देखिए क्या होगा, इस ग्रहण को हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। कौन सा ग्रहण बोलेंगे, सूर्य ग्रहण बोलेंगे। अब देखिए जब प्रकाश आपको यहां पर पहुंचेगा तो क्या होगा, इस क्षेत्र में कंप्लीट डार्क एरिया प्राप्त होगा, इसको हम लोग अम्ब्रा बोलेंगे। और ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर आंशिक रूप से प्रकाश पहुंचेगा, इसको हम पेनम्ब्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेनम्ब्रा। यानी छाया कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, तो एक हो गया आपको अम्ब्रा, दूसरा क्या हो गया, पेनम्ब्रा हो गया। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, इसको हम सोलर बोलते हैं, इक्लिप्स कह रहे हैं, सूर्य ग्रहण बोल रहे हैं। अब देखिए ठीक इसी प्रकार ध्यान में रखिएगा कि ये देखिए कि प्रकाश जब यहां पर है तो क्या हो रहा है कि सूर्य चंद्रमा ने प्रकाश को रोक लिया है, आगे जाने से रोक लिया है, तो कंप्लीट डार्क एरिया प्राप्त हो रहा है। तो यानी अमावस्या में उत्पन्न होगा। कब उत्पन्न होगा, अमावस्या में। अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो ये देखिए ये हमारा सूर्य आ गया, बीच में आ गई हमारी पृथ्वी और ये है आपका कौन, चंद्रमा है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी एक डार्क एरिया प्राप्त होगा, इसको हम लोग अम्ब्रा बोलेंगे। और ठीक है जो आपको आंशिक रूप से प्रकाश पहुंचेगा उसको हम लोग पेनम्ब्रा बोलेंगे। तो छाया कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, प्रतिछाया और उपछाया होता है। तो इसको क्लियर हो गया होगा। और ये सीधी रेखा में, प्रकाश के सीधी रेखा में गमन का उदाहरण है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं समतल दर्पण की। किसकी बात कर रहे हैं, समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। ये गलत है, समतल दर्पण की बात करें। समतल दर्पण की बात जब भी करेंगे तो उसका परावर्तक सतह हमेशा क्या होता है, समतल होता है। याद रखिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया था समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, अनंत होगा और इसका शक्ति क्या होगा, शून्य होगा। ध्यान में रखिएगा क्या होगा, शून्य होता है। अब देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि शक्ति की बात कर रहे हैं, शक्ति क्लियर हो गया आपको। प्रतिबिंब की प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो जब भी समतल दर्पण की बात करेंगे तो समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब का निर्माण होगा वह कैसा होगा, तो आभासी होगा। कैसा होगा,
आभासी होगा। और ध्यान में रखिए, वस्तु के बराबर आकार का होगा। कैसा होगा? वस्तु के बराबर आकार का होगा, बराबर आकार का होगा। और यह भी ध्यान में रखिए कि यह प्रतिबिंब जो है दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना सामने वस्तु रखी गई है। तो क्लियर हो गया होगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो आभासी होगा और वस्तु के बराबर आकार का होगा, और ठीक है, दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना सामने वस्तु रखी गई है। यह डायवर्जेंट बीम ऑफ लाइट के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनेगा? डायवर्जेंट बीम ऑफ लाइट के द्वारा बनता है। तो ये सब बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर लेके आएंगे आपको समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के गुण और उसके उपयोग, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और बहुत सारा चीज लाएंगे। ठीक है, नित्य प्रति देखते रहिए। ठीक है, ये जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया उसको देखिए और इसका भरपूर फायदा उठाइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका बनेगा इससे और निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।